अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है, हमें डाटा सेंटर के ऊपर ही हमारी डिस्कशन हो रही थी। डाटा सेंटर में मैंने आप लोगों को इसकी टाइल्स के बारे में बताया था लास्ट टाइम। डाटा सेंटर टाइल्स, ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेड डाउन टाइम, उसके मेजर्स बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। रिडंडेंट डाटा सेंटर्स हमारा पॉइंट रह गया था, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी रह गया था। Redundant data center building four type data center is sometimes not possible. So हम रिडंडेंट डाटा सेंटर में मतलब हमारे जो 4 टायर्स हैं, 4 टाइप्स हैं, आपको बताई, समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती कि हम इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकें विद ओनली वन पावर सप्लाई, और वो भी एक कंपनी। टायर 4 डाटा सेंटर आल्सो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके अंदर सबकी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। सो दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। नो डाउन टाइम ड्यू टू प्लान्ड और अनप्लान्ड मेंटेनेंस। सो इसके अंदर ये देखिए, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 की सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। रिडंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। देयर आर ओनली अ फ्यू सर्टिफाइड टायर 4 डाटा सेंटर इन द वर्ल्ड। सो यही आपकी जो 4 डाटा सेंटर्स हैं, इनमें से कोई भी कैटेगरी जो है अपने डाटा सेंटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। Instead of using tier 4 data center, multiple redundant data centers can be used to increase availability. Multiple data centers are a must when higher availability than 99.995% इज़ नीडेड। तो हम जब अपनी मल्टीपल डाटा सेंटर के अंदर यूज़ करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी, हम बेसिकली परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी। हमारा हर वक्त सिस्टम चलता रहना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। टिपिकली 2 डाटा सेंटर्स आर यूज्ड बट हाईली रिडंडेंट सिस्टम कैन यूज़ एज मैनी डाटा सेंटर एज नीडेड। तो रिडंडेंसी का मतलब यही होता है कि हमें उसका पैचअप रखना है, ताकि अगर एक थोड़ा सा स्टॉप हो तो दूसरा जो है रिडंडेंट सिस्टम उसकी जगह पे काम करना शुरू कर दे, वर्किंग करना स्टार्ट कर दे। एज एन एग्जाम्पल, इफ़ अ डाटा सेंटर विद ऑल इट्स इक्विपमेंट हैव एन अवेलेबिलिटी ऑफ 99.5% लोअर दैन टायर 1, 2 data centers can reach an availability of the same level as one tier data center. सो ये कैलकुलेशन की गई है, इसमें बड़ी ही धुंधली सी कैलकुलेशन है, लेकिन 1 से लेकर 0.099 उसका स्क्वायर लिया हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि अगर इतनी परसेंट आपकी जो सेम लेवल पे आ जाए, तो उससे पता चलता है कि आपके डाटा सेंटर जो है वो अवेलेबल हैं, कितने परसेंट अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं। सो ये तो फार्मूला हमने प्रीवियस भी देख लिया है अवेलेबिलिटी का, तो आप वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज़ अ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर फॉर बोथ डाटा सेंटर्स एंड अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी फॉर द एंड यूज़र इज़ ग्रांटेड इफ़ वन ऑफ द डाटा सेंटर इज़ अवेलेबल। अब एक्चुअली रिडंडेंट डाटा सेंटर का पर्पज़ क्या होता है? देखो भी, एक ही और कंपनी है, उसमें दो डाटा सेंटर्स हैं। अगर आपका एक डाटा सेंटर डाउन हो जाता है तो दूसरी जगह पे जो सर्वर्स लगे हुए हैं वो अप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम किसी भी टाइम पे डाउन नहीं होता है, अवेलेबिलिटी शो होता है। वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड या कुछ सेकंड्स होते हैं जिसकी वो शफलिंग का टाइम देता है अवेलेबिलिटी शो करने के लिए। Based on effects of incident like the 9/11 terrorist attacks in the USA, ये अटैक हुआ था, reports to explosions in factory plants and firework storage and data center should be at least 5 किलोमीटर apart। और उसका जो डाटा सेंटर है वो इतना दूर होना चाहिए ताकि अगर अटैक भी हो जाए तो डाटा सेंटर जो है वो सेफ रह सके। Data center performance, data center itself does not provide performance to IT infrastructure। इसकी कोई भी itself अब performance नहीं है IT infrastructure के अंदर, बस एक sketch है, एक तरीक़ाकार है जो हमें पता होना चाहिए, like bandwidth of the internet connectivity and scalability of the location, इसमें ये मैटर करती है। तो ये भी हमने प्रीवियस पार्ट में देख लिया हुआ कि डाटा सेंटर में ये स्केलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट बैंडविड्थ, डाटा सेंटर जो है वो हमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो माइंड में रखनी है कि हमें डाटा सेंटर को किस लोकेशन पे, कहाँ पे, कब और कैसे बनाना है। डाटा सेंटर सिक्योरिटी, डाटा सेंटर सिक्योरिटी इज़ मोस्टली अ मैटर ऑफ फिज़िकल सिक्योरिटी। आपकी डाटा सेंटर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंश्योरिंग दैट द इक्विपमेंट इज़ फिजिकली सेफ बिहाइंड द डाटा सेंटर डोर्स।
फिज़िकली तो सिक्योर होना चाहिए और आपके जो वर्चुअली हैं वो भी सिक्योर होने चाहिए। टू इम्प्लीमेंट दिस डोर्स विंडोज़ एंड अदर्स एंट्री पॉइंट्स मस्ट बी सिक्योर। ठीक है, हर चीज़ आपके डाटा सेंटर के जो है सिक्योर होनी चाहिए। डोर्स विंडोज़ एंट्री पॉइंट्स हर चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। फिजिकल एक्सेस ऑफ डाटा सेंटर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टेड द क्वालिफाइड स्टाफ। सिर्फ और सिर्फ उसको इजाज़त दी जाए जो कि रजिस्टर्ड हो, आपको पता है कि ये बंदा मेंटेन कर सकता है, बस उसको अलाउ करें उसके अंदर जाने का। अदरवाइज़ बाकी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। Doors must be secured using conventional lock, for instance for dock loading doors और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होते हैं जी, वो वाले आपने डोर को प्रेफर करना है, वो वाले लॉक्स को प्रेफर करना है। उसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, एक्सेस कंट्रोल होती है, स्पेसिफिक पर्सन कार्ड डालता है, देन वो स्वाइप होगा और अप्रॉक्सीमेटली वही जाएगा ना अंदर, इसके पास वो कार्ड की एक्सेस होगी। एंट्री पॉइंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज रेगुलर डोर्स। आपका एंट्री पॉइंट्स रेगुलर डोर्स जैसे भी हो सकते हैं। मैन ट्रैप्स वेयर स्टाफ इज़ राउटेड थ्रू अ सेट ऑफ डबल डोर्स मोनिटर बाय द गार्ड, जैसे कि लाइक एज अ गार्ड के तौर पर काम करना। तो सिंपल हमने उसकी सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि ये क्या लिखा हुआ है कि थ्योरी है सारी। सीसीटीवी कैमराज लगाएं, हमें उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। रिवॉल्विंग डोर है जी, डाटा सेंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये आपका डाटा सेंटर का रिस्ट्रिक्टेड एरिया या नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो यहाँ पे तो जाने की इजाज़त नहीं है। इस जगह पे तो कोई भी स्टाफ जा सकता है, लेकिन इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिफाइड पर्सन ही जाएगा जिसके पास ना हाउ होगी कि कैसे मैनेज करना। डोर्स आर विंडो शुड हैव मॉनिटर एंड प्रेफरेबली सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, अलार्म सिस्टम होना चाहिए। परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, पॉसिबली विद डॉग्स शुड बी कंसीडर इफ़ द डाटा सेंटर इज़ लार्ज और कंटेन्स सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो बेहतर है वहाँ पे डॉग्स रख दी जाए, अदरवाइज़ ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही काफ़ी है। ओके, ये आपके डाटा सेंटर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो फर्दर टॉपिक स्टार्ट है आगे नेटवर्किंग का, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी फील्ड्स आ जाती हैं आपकी आईटी से रेलिवेंट। तो अब हम देखेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का सब्जेक्ट ऑलरेडी बड़ा डिटेल में देख लिया हुआ है, तो नेटवर्किंग का क्या रोल है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन में देखते हैं जी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन 1960s वर स्टैंड अलोन मशीन्स। They performed computing jobs based on input usually on punch card और tapes, पहले तो इसी के ऊपर डिपेंड होती थी ना, and created output usually on printed paper, और वो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती थी आउटपुट होती थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर लार्ज एक्सपेंसिव सिस्टम टिपिकली इन यूज़ एट यूनिवर्सिटीज़ एंड लार्ज कॉरपोरेशंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत लार्ज और एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी कॉरपोरेशन में यूज़ करते हैं। तो नेटवर्किंग के लिए हमें लिटिल कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कम थे इस चीज़ के कि नेटवर्किंग मैनेज नहीं हो सकती, तो फिर मेन फ्रेम का कंसेप्ट है कि नेटवर्किंग के लिए क्यों ना मेन फ्रेम यूज़ किए जाए। Even with time sharing system like the early Unix system in 1970s, the users terminals or teletypes were connected to the central computer through serial RS-232 lines। तो ये सारे पार्ट्स हैं, चूँकि ये ऑलरेडी आप लोगों को ये डायग्राम में देख ली थी। फंक्शनल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, स्टोरेज, डाटा सेंटर हमने कर लिया। अब हम नेटवर्किंग है, इस तरह वन बाय वन स्टोरेज, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड यूज़र की तरफ आएंगे। सो यहाँ पे आरपानेट है। आरपानेट भी आप लोगों को बड़ा डिटेल में बताया कि आरपानेट क्या है। The predecessor of the internet, the ARPANET network consisted of interface message processors IMPs, which we would now call network router, जिसे हम क्या कहते हैं, राउटर्स। और हमें पता है कि राउटर्स बड़ी एफिशिएंट डिवाइस है। तो पहला राउटर इस फॉर्म में था हमारा IMP। The first email system via ARPANET was implemented back in 1971 and by 1973 the file transfer protocol, फिर FTP आया, फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर हमारी हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यू है कि नेटवर्किंग क्या चीज़ है। 1973 में इंजीनियर जो है उन्होंने कनेक्ट किया आपके जो पैकेट रेडियो नेटवर्क है PRNet एंड द सैटेलाइट नेटवर्क
जिसे हम सेट नेट कहते हैं। दे कॉल द कनेक्शन बिटवीन दोज नेटवर्क्स इंटर नेटवर्किंग और इंटरनेट फॉर शॉर्ट, जिसे हम शॉर्ट एब्रीविएशन में इंटरनेट कहते हैं। अब तो तब तो वो सेट नेट और पैकेट रेडियो नेटवर्क था, आरपा नेट था, तो ये भी आपके इंटरनेट की टर्म्स ही थी। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए था, पूरी दुनिया के लिए नहीं था। आरपा नेट ओरिजिनली यूज दी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल एनसीपी विच वाज रिप्लेस्ड बाय टीसीपी/आईपी इन 1983। और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के बगैर तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है। सारी जो फाइल्स वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए तो कर रहे होते हैं। व्हेन पर्सनल कंप्यूटर्स फाउंड, जब पर्सनल कंप्यूटर आ गए, देयर वे इनटू द ऑफिस इन 1980s, द नीड अरोज फॉर शेयरिंग डाटा बिटवीन ऑफिस पीसीज। हर किसी का अपना पर्सनल कंप्यूटर है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन्स वर डिज़ाइन दैट पीसीज के लिए हमने लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ किया कि इनको राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। लाइक प्रिंटर शेयर कर लिया, इंटरनेट शेयर कर लिया, कुछ चीज़ें शेयर होने मतलब करने लगे ना। लाइक शॉर्ट एरिया के लिए लैन है ना, शॉर्ट एरिया के लिए बनाया गया। इन द अर्ली ईयर्स लैन वर बिल्ट यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्कनेट, टोकन रिंग, ईथरनेट एंड अदर्स। तो आपका जो लैन है वो आर्कनेट और टोकन रिंग, ईथरनेट, इनके साथ ही कनेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर फेस्ड आउट नाउ टुडे। ईथरनेट इज़ द नॉर्म ऑफ फॉर लैन्स। सो लैन कनेक्शन के लिए ईथरनेट केबल्स को हम यूज़ करते हैं, तो जिसकी बैकबोन है। The internet became available for the average business and home user around 1996. One of the reasons was to introduction of Windows 95 which came with a web browser. तो भी आपका वेब ब्राउज़र का कंसेप्ट आया कि क्यों ना इंटरनेट को यूज़ करने के लिए वेब ब्राउज़र बनाया जाए, जिसके ऊपर जो चीज़ें सर्च है, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स है उसके ऊपर सर्च कर सके। तो इसी तरह इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हांस हुआ। एट दी एंड आपका जो मोर कंसाइज एस्टीमेट लगाया गया कि 3.5 बिलियन पीपल यूज़ द इंटरनेट। अभी तो ये 2017 की बात है, और अगर 2020 में देखा तो मुझे लगता है सारी दुनिया ही इंटरनेट के ऊपर लगी हुई है। नेटवर्किंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, OSI रेफरेंस मॉडल, किसको नहीं पता ये मॉडल का, सबको ही पता है कि क्या है ये। द आर्किटेक्चर ऑफ almost every network is based on the open system interconnection OSI standard reference model। OSI reference model, OSI RM, जिसे हम OSI reference model was developed in 1984 by the international organization ISO ने बनाया था ना इसको, फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ ग्लोबल फेडरेशन। पूरी नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट की थी कि 130 कंट्रीज़ के अंदर ये कनेक्ट किया जाए, इंटरनेट आपस में कनेक्ट किया जाए। अ होस्ट और नोड इज़ अ कंपोनेंट ऑन द नेटवर्क लाइक अ सर्वर, राउटर, स्विच और फायरवॉल। OSI RM consists of a set of 7 layers and that define the different stages that data must go through to travel from one host to another। हमें पता है कि OSI मॉडल कैसे काम करता है, एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर मूव होते हैं ना, इसी तरह 7 लेयर्स कंप्लीट होती हैं। तो ये है जी भाई इसकी लेयर्स, फिज़िकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। और हमें हर लेयर के बारे में पता है बड़े डिटेल से। केबलिंग और पैचिंग, ये आपके यहाँ पे जो है ब्रिज होती है, फिज़िकल डिवाइस हब होती है, सॉरी ब्रिज तो यहाँ पे होती है ना डाटा लिंक लेयर के अंदर। केबलिंग एंड पैचिंग, UTP, डार्क फाइबर, मतलब यहाँ पे केबल्स कनेक्शन सारा आपका फिजिकल मीडिया आता है। डाटा लिंक में स्विच होते हैं, आपके ब्रिजेस होते हैं। नेटवर्किंग में चूँकि राउटर होता है, ये तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए हैं। SPF आप लोगों को करवाया भी हुआ, IP, IGMP, MPLS, ये सारे आपकी फर्दर जैसे सिस्को के डिफरेंट सर्टिफाइड होते हैं। CCNA है, CCNP है, तो इसके अंदर फर्दर ही काम करवाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट है UDP, TCP, ये इस ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होते हैं। सेशन लेयर के अंदर आपको पता है पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, VPN सिस्टम है। प्रेजेंटेशन में आपकी प्रॉपर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है। एप्लीकेशन तो हमारी जो यूज़र का इंटरफेस है। सो ये एग्जांपल वो चीज़ बताइए, इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। तो हमें याद वैसे ही है, ये भूलने वाली चीज़ है ही नहीं है, तो आप इस तरह भी याद रख लेते हैं। पीपल्स डू नीड टू सी पैमिला एंडरसन। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम उस तरह याद कर लेते हैं।
Main benefit of implementing the OSI stack is that it allows implementing network components independently of each other. तो आपको पता ही है कि ये जो TCP IP भी स्टैक है जिसको हम सूट, इसका दूसरा नाम है TCP IP सूट, और वैसे ही स्टैक कह लें, वैसे ही मॉडल कह लें, बात एक ही है। TCP IP which is used to send information over the internet comprises the TCP protocol in 4 layer। तो यहाँ पे हमें पता है TCP IP की 4 layers हैं with IP protocol in layer 3। Without changing the IP protocol, and UDP IP stack can be used as well by just changing the level 4 protocol from TCP UDP। सो ये सारा OSI मॉडल के एलैबोरेट किया गया है बड़े डिटेल में, जैसे कि लोकल, फॉर इंस्टेंस लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स देन वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट। हमें पता है कि लोकल एरिया स्मॉल एरिया के लिए और वाइड एरिया जो है वो लार्ज एरिया के लिए होता है। तो ये सारा अब उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके फ्रेम्स की एलैबोरेशन दी है। फ्रेम्स एम्बेडेड इन ईच अदर, ईथरनेट हेडर है, ईथरनेट चेकसम है। तो ये चेकसम मेथड्स एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के मेथड हैं। आईपी हेडर है, जो भी यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होती है वो अटैच है। टीसीपी हेडर, एचटीटीपी कमांड्स, टीसीपी चेकसम, आईपी चेकसम। तो ये सारी उसके एलाबोरेशन की गई। टीसीपी ये है जो आईपी से आईपी चेकसम तक ईथरनेट टोटल केबल, मतलब फिज़िकल टू ऑल उसकी कम्युनिकेशन तक के एम्बेडेड सिस्टम फ्रेम्स को एलाबोरेट किया गया कि एक फ्रेम जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे जाता है। तो आईपी पैकेट सेंड होगा, टीसीपी सेगमेंट्स होंगे, एचटीटीपी कमांड्स होंगी, एचटीटीपी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लाइक वेब पेज है होता है ना हमारा एचटीटीपी, जैसे कि यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ऐसा ही मॉडल जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम लेयर एंड वर्किंग अप टू द टॉप। हमें पता है कि फ़िज़िकल से एप्लीकेशन की तरफ मूव होता है। तो यहाँ पे जो नेटवर्किंग की सारी एलेबोरेशन की गई है फ़िज़िकल लेयर की। द फिज़िकल लेयर डिफाइंस फिज़िकल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क सच एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, कॉपर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जितनी भी सारी केबल का कॉन्सेप्ट है, फिज़िकल मीडिया डाटा लिंक, बड़ा डिटेल में हमने किया हुआ है नेटवर्किंग के अंदर। केबल्स, जैसे जितनी भी टाइप्स की केबल्स है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स है, सब जो हैं वो फिज़िकल मीडिया के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हमें पता है कि 2 टाइप्स की होती हैं, अनशील्डेड STP और UTP, शील्डेड और अनशील्डेड। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड इंसुलेटेड वायर्स दैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंसेस। सो जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल की जो शील्ड होती है वो किस चीज़ को कवर करती है? जो आपकी नॉइस होती है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होती है, उसको पैचअप करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, उससे बचने के लिए लगाई जाती है। A cable contains multiple wire pairs that can be shielded twisted pair STP or unshielded twisted pair UTP. UTP is the most common cable in networking today। सो हमें पता है कि UTP जो है वो मोस्ट कॉमन केबल है किसके अंदर? आपकी नेटवर्किंग के अंदर। तो ये तो TX डाटा ट्रांसफ़र रिसीविंग ट्रांसफ़र की कैपेसिटी लिखी हुई है कि हैविंग सेपरेट पेयर्स ऑफ वायर्स। एक होती है ट्रांसमिटिंग डाटा TX कहते हैं और रिसीविंग डाटा RX कहते हैं। अलाउ फॉर द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मीन्स द डाटा मे बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बाय अ होस्ट एट द सेम टाइम। हमें पता है कि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, मोड्स होते हैं ना ये ट्रांसमिशन के, एट द सेम टाइम हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। UTP comes in several quality ratings called categories। The rating is based on how tightly the copper wires are intertwined। मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, हमने इसकी कैटेगरीज भी पढ़ी थी। 6 कैटेगरीज की केबल्स होती हैं। तो हर एक कैटेगरीज की अपनी अपनी क्वालिटी है। किसी ने अटेन्यूएशन रोकनी है, किसी ने इंटरफेस को कंट्रोल करना है। तो कोई बिल्कुल लो लेवल की केबल है, जैसे कि ये कैटेगरीज़ है 5 और 5E 6 7 8। ये इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ भी बताई है कि इतना गीगाबिट्स जो हैं वो पर सेकंड इसकी
बियरिंग है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर। हमें पता है कि कोएक्सियल केबल के अंदर 2 कंडक्टर्स होते हैं, इनर और आउटर 2 कंडक्टर्स होते हैं और 2 इंसुलेटर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थिक केबल होती है, फ्लेक्सिबल है, टेबुलर है, और जो हमारी ये केबल वीएन के साथ टीवी के साथ लगी होती है केबल, यही वाली होती है। प्रोवाइडेड द हाईएस्ट बैंडविड्थ इन कॉपर केबलिंग। और ये भी पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल से तो ये अच्छी केबल होती है, हायर बैंडविड्थ होती है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो लिमिट है वो 100 मीटर से एक्सीड नहीं करती। उसके बाद उसकी जो बैंडविड्थ है वो लो होना शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है अगर वो 100 मीटर से एक्सीड करे। देन आपकी मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव केबल्स आती हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल मल्टीपल स्टैंड्स ऑफ फाइबर ग्लास होती हैं, इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, होती वो प्लास्टिक की हैं लेकिन ट्यूब्स होती हैं। उसके अंदर लाइट की फॉर्म में ऑप्टिकल पाथ होता है ना गुजरने के लिए, छोटी सी ट्यूब होती है जिसे हम कोर कहते हैं। लाइट पल्सेस की फॉर्म में जा रहा था। द लाइट सोर्स कैन आइदर बी लाइट एमिटिंग डायोड, लेड और लेज़र। मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। तो इसकी वेवलेंथ के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये केबल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर मोस्ट कॉमन, जैसे कि मल्टी मोड फाइबर MMF, सिंगल मोड फाइबर SMF। SMF इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अप टू 80 किलोमीटर एंड MMF इज़ यूज फॉर डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर और लेस। टिपिकली यूज़ इन द डाटा सेंटर और ना कैंपस सेटअप, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। लाइट वेव्स इन मल्टी मोड फाइबर MMF आर डिस्पर्स्ड इन टू numerous path also known as modes. They travel through the cable's core, hence the names। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसकी अब मोर एलेबोरेट कर रहे हैं कि ये इस तरह इसका जो केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह है। मल्टी मोड फाइबर क्या है, सिंगल मोड फाइबर क्या है। तो इस तरह इसके अंदर जो है आपकी मल्टीपल लाइट वेव डिस्पर्स्ड हो रही हैं। सिंगल मोड फाइबर में क्या है, डिज़ाइन टू कैरी ओनली अ सिंगल नैरो बैंड ऑफ रे वेवलेंथ, एक सिंगल जा रही है। इसमें मल्टीपल कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें सिंगल कम्युनिकेशन हो रही है एट अ टाइम। SMF requires a light source with a narrow spectral width, typically a laser. SMF has much smaller core than MMF। इसकी जो कोर होती है वो स्मॉलर होती है, चूँकि MMF में ज़्यादा लार्ज होती है कोर, लार्ज उसकी होती है लेकिन क्लैडिंग का साइज़ छोटा होता है। लेकिन SMF में कोर का साइज़ छोटा होता है, स्मॉल होता है, और क्लैडिंग का साइज़ जो उसका कवर होता है वो ज़्यादा थिक होता है। The small core and the single light wave virtually eliminates any distortion that could result from overlapping light pulses, providing transmission over long distances. MF is more expensive than MMF। आपकी जो SMF है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है MMF की निस्बत, because not only because of cable cost but also because of more expensive interface का नीडी टू सेंड अ सिंगल रे ऑफ लाइट, बिकॉज इसमें सिंगल रे ऑफ लाइट सेंड हो रही होती है और बड़ी पावरफुल होती है, वो बगैर किसी डिस्टॉर्शन के सेंड हो रही होती है। यूजिंग वन लाइट सोर्स द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल बोथ MMF एंड SMF इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 गीगाबिट। तो ये सारी उसकी लेंथ बताई गई है कि वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है इसके अंदर। 80 चैनल जो हैं वो इसके साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, ये काफ़ी लेंथी हो रहा है तो हम इसको यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल केबलिंग एंड पैच पैनल्स और जो भी इसके आगे केबलिंग किससे रेलिवेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।